नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित मोहन लक्ष्य माइग्रेशंस मेलबर्न से। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी लोग यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट्स हैं या सिटीजन्स हैं, वो अपने पेरेंट्स को कैसे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रख सकते हैं अपने साथ, क्योंकि पीआर के जो टाइम फ्रेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे पेरेंट वीज़ा के लिए। चलो देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके लिए अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखने के लिए। तो इसमें दो तरह के होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी वीज़ा होता है और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी वीज़ा होता है। ये हम दोनों ही डिस्कस करेंगे आज। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी वीज़ा। तो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी वीज़ा जो होता है वो तभी बेनिफिट है आपको अगर वो जब अब आप अप्लाई करें तो उसके साथ आपको ब्रिजिंग वीज़ा मिले। तो ब्रिजिंग वीज़ा में क्या होता है कि जनरली क्योंकि पेरेंट वीज़ा का टाइम प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है, स्पेशली नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी का अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो वो 30-40 साल से ऊपर ही होगा। तो जब तक ये वीज़ा जो है वो प्रोसेस नहीं होता है तब तक इसमें तभी बेनिफिट अगर आपको अप्लाई करने का अगर आपको उसमें पेरेंट्स को ब्रिजिंग मिले, ताकि वो जब तक डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आपके साथ रह सके। तो इसकी सब क्लास जो होती है वो होती है 804। सभी पेरेंट वीज़ा की तरह इसमें भी बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट मीट करना पड़ता है। सो बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट जो होता है वो ये होता है कि जिन भी पेरेंट्स का आप वीज़ा डाल रहे हैं सब क्लास 804, उनके जो बच्चे हैं या जो स्पॉन्सर है जो बच्चा है, उन जितने भी टोटल भाई या बहन है उनमें से एटलीस्ट 50% जो है वो यहाँ पर पीआर या सिटीजन्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आप वो कंडीशन मीट नहीं होती है बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट की तो आप पेरेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो और दूसरी चीज़ जो है, आपको जो वीज़ा एप्लीकेंट है पेरेंट्स हैं उनको ऑन शोर होना चाहिए, वो ऑस्ट्रेलिया में होने चाहिए जब ये वीज़ा अप्लाई हो, और उसमें नो फर्दर स्टे की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जनरली विजिटर वीज़ा पे ही ये वीज़ा अप्लाई किया जाता है, और मेन चीज़ ये देखने वाली भी है कि उसमें नो फर्दर स्टे की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ में एक चीज़ मैं एडवाइस करूँगा कि जब भी आप पेरेंट वीज़ा के लिए आप एलिजिबिलिटी बनाना चाहते हैं तो जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें तो उसको स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में मत कीजिए, उसको इंडिपेंडेंट कैटेगरी में कीजिए। क्योंकि अगर आप स्पॉन्सर्ड करेंगे तो उसमें 100% नो फर्दर स्टे की कंडीशन के साथ आता है। इंडिपेंडेंट में जनरली वो कंडीशन डिपार्टमेंट नहीं लगाता है। और जो आपके पेरेंट्स हैं उनमें से एक को आप प्राइमरी एप्लीकेंट बना सकते हैं, और जो भी प्राइमरी एप्लीकेंट हो उनकी एज जो है वो मिनिमम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से पेंशन एज की होनी चाहिए, जो कि एट द मोमेंट जो है वो 67 ईयर की है, और वो चेंज होती रहती है। एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमन आता है इसमें कि क्या जब तक ब्रिजिंग वीज़ा पे हैं पेरेंट्स क्या उनको मेडिकेयर मिल सकता है? अनफॉर्चुनेटली उसमें मेडिकेयर नहीं मिलता। उसमें सिर्फ ये एडवांटेज मिलती है कि आपके पेरेंट्स अनलिमिटेड टाइम के लिए आपके साथ यहाँ पे रह सकते हैं जब तक डिसीजन नहीं आता वीज़ा का, लेकिन वो मेडिकेयर के लिए एलिजिबल नहीं होते। आपको उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखनी पड़ती है, आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी में क्या है, इसमें भी ब्रिजिंग वीज़ा मिलता है। इसकी सब क्लास होती है 864। देखिए, जब आपने देख लिया कि आपका बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट मीट है, आपके पेरेंट्स जो है वो ऑन शोर है, ऑस्ट्रेलिया में है, उन पे नो फर्दर स्टे कंडीशन नहीं है, तो आप 804 या 864 में डिसीजन ले सकते हैं। 804 में ये होता है कि उसमें कॉस्ट कम लगती है और उसमें प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है। लेकिन जो 864 है उसका भी प्रोसेसिंग टाइम ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आ जाता है। एट द मोमेंट आई वुड से इसकी अप्रॉक्सीमेटली कोई फिक्स नहीं होता है, 8 to 10 ईयर इसमें भी लग सकते हैं, बट इसमें जो है कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, बट इसमें पीआर जल्दी आ जाती है। ये आपने डिसीजन लेना है अपने फैमिली सर्कमस्टेंस के हिसाब से कि आप कॉन्ट्रीब्यूटरी डालना चाहते हैं या नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी डालना चाहते हैं। 864 में भी ये एडवांटेज होती है कि आपको ब्रिजिंग वीज़ा इसमें भी मिलता है, और जब तक ब्रिजिंग वीज़ा है सेम 804 की तरह आप मेडिकेयर के लिए एलिजिबल नहीं होते। और एक वन ऑफ द प्राइमरी एप्लीकेंट जो है हैज़ टू बी ऑफ पेंशन एज जब आप ये वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब आता है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी जिसमें आपको ब्रिजिंग वीज़ा नहीं मिलता, इसकी सब क्लास होती है 143। इसको क्यों डाला जाता है ये वीज़ा? ये वीज़ा उनके लिए होता है जिनके जो पेरेंट्स हैं उनकी एज जो है अभी वो पेंशन एज पे नहीं पहुंचे हैं। मान लो किसी के पेरेंट्स की एज सिर्फ 52 है या 54 है, 55, कुछ भी एज हो सकती है, और वो नहीं वेट करना चाहते कि वो पहले पेंशन एज तक जाएं, और वो करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तब तक तो ये भी हो सकता है मान लो किसी के पेरेंट की एज ही 54-55 है, वो 12-14 साल क्यों वेट करेंगे अपने पेरेंट्स का वीज़ा डालने के लिए, क्योंकि सब प्लस 143 का तब तक तो डिसीजन ही आ जाएगा, तब तक वो पीआर ही हो जाएंगे। इसमें
एक डिसएडवांटेज होती है कि इसमें कोई भी ब्रिजिंग वीज़ा आपको नहीं मिलता। इसमें ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पर हो। आप अब चाहे आप इंडिया में बैठे हैं वहाँ भी आपका पेरेंट वीज़ा ये अप्लाई हो सकता है, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पर आए हुए हैं तब भी अप्लाई हो सकता है। सो उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। बस उसमें एक थोड़ी एक्सेप्शन होती है, अगर आपके पास 870 वीज़ा है तो डिफरेंट सिनेरियो अप्लीकेबल होता है। तो ये हैं पेरेंट वीज़ा की ऑप्शन जो आज हमने डिस्कस किए हैं। सो अगर आपके सर्कमस्टांसिस के हिसाब से अगर आपके पेरेंट्स एलिजिबल हो रहे हैं पेरेंट वीज़ा डालने के लिए, तो इन सब क्लासेस में तीनों में से आप चूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टांसिस कैसे हैं कि और उनकी एलिजिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही। बट एक कॉमन चीज़ है इन तीनों में, आपने जो देखा होगा कि बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट आपको हर पेरेंट वीज़ा में मीट करना पड़ता है। अगर आपका बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट मीट नहीं हो रहा तो अनफॉर्चुनेटली पेरेंट वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। तो उसके लिए अगर आपको लॉन्ग टर्म अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना है तो उसमें या तो फिर विजिटर वीज़ा की ऑप्शन होती है या फिर एक लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलता है पेरेंट्स को 870। वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और वो कैसे अप्लाई किया जा सकता है। धन्यवाद।